नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। इतिहास बताता है कि नागवंशी या फिर महार लोगों ने भारत के कई भूमि पर अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। मैंने पहले भी नागवंशियों के इतिहास पर वीडियो बनाया है। आज मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के साथ आया हूँ। दरअसल आज हम नागवंशियों का कहाँ कहाँ साम्राज्य या नागवंशियों ने किन किन जगहों पर राज किया हुआ था और नागवंशियों के क्षेत्रीय वैवाहिक संबंधों की बात करने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर पूछे, वहां मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें चार नाम प्राय मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग चार विभिन्न प्रजातियों के चार नाम हैं अथवा एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये चार भिन्न नस्लें हैं। इन चारों के बारे में किसी और दिन बातें करेंगे। फिलहाल मूल निवासी नागलोकों की जानकारी लेते हैं। नागलोक कौन थे? निसंदेह अनार्य थे। नाग एक बहुत ही प्राचीन पुरुष थे। इतिहास नागों और राजकीय परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का भी साक्षी है। कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिलालेख के अनुसार कदम कुल का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के राजकोट के दानपत्र में अश्वत्थामा एक के नाग कन्या के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं के संतान स्कंद शिष्य ने पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीर कुर्च पल्लव वंश का राजा था। इसी शिलालेख में उल्लेख है कि उसने एक नाग कन्या से विवाह किया था और उससे उसे राज चिन्ह मिला हुआ था। वाकटक नरेश प्रवरसेन के पुत्र गौतमी पुत्र का 12वीं नरेश भवनाग की पुत्री के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नागकुल की कुबेर नाग नामक कन्या से विवाह हुआ था। एक तमिल कवि का कहना है कि कोकिली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग कन्या से विवाह किया था। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्वी के कारण नाग कन्या का पानी ग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नागलोक सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को तो प्राप्त थे ही, इतिहास से यह भी प्रकट होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग पर राज्य भी किया करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। एक से अधिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आंध्र देश और उसका पड़ोस नागों से अधीन था। सातवाहन और उनके चित्तकुल शातकर्मी उत्तराधिकारियों का रक्त नाग रक्त ही था। पुण्यशतपु कलीला ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। अन्य घटनाओं से यह भी सिद्ध होता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सातवाहन वंश की मुख्य शाखा के अंतिम नरेश हुलमवी शासन काल में स्कंदनाग नामक राजा राज्य करता था। दूसरे एक छूतु नरेश की कन्या नागमूलिका के बारे में उल्लेख है कि उसने सिकंदर नागश्री नाम के अपने पुत्र के साथ एक नाग भी भेंट दिया था। इस वंश के सभी ज्ञात नरेशों का नाम यही है। उससे नागों से निकट संबंध सिद्ध होता है। सिंहल और श्याम की बौद्ध अनुश्रुति से भी हमें यह ज्ञात होता है कि करांची के पास मजरिक नाम का एक नाग प्रदेश था। 3री और 4थी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी भारत में भी अनेक नाग नरेशों का शासन रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन सिक्कों तथा लेखों से सिद्ध होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने नागों का उल्लेख है उनमें से 4वीं शताब्दी के नाग परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं। हमें पता नहीं कि लाहौर की ताम्र मुद्रा के नाग भट्ट और उनके पुत्र महाराजा महेश्वर नाग उक्त 3 परिवारों में से किसी एक के थे। स्वयं एक पृथक नाग परिवार था, लेकिन इन सब से डॉक्टर सी राय चौधरी के निष्कर्ष का समर्थन होता है कि उत्तर भारत में 4th शताब्दी के कुषाण राज्यों को नागों ने जीत लिया तो वे लुप्त हो गए थे। ये नाग उत्तरायण के विभिन्न प्रदेशों में शासन करते रहेंगे। कालांतर में उन्हें समुद्रगुप्त की सेनाओं ने परास्त कर दिया था। जो ही स्कंदगुप्त के समय तक हम एक सर्वनाग अंतर्वेदी का शत्राप ज्ञात होता है कि आसपास विशेष रूप से भरूकच्छ में 6ठी शताब्दी तक नागों का महत्वपूर्ण स्थान था। जूनागढ़ के शिलालेखों से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने नागों के एक विद्रोह को बुरी तरह दबाया था। 9वीं शताब्दी में नागों को विशेष रूप से मध्य भारत में दूसरी बार फिर अपना प्रभुत्व जमाया था। 800 ईसा में कौशल स्थित श्रीपुर को महाराजा त्रिदेव ने नाग के कबीलों को हराया था।
इसके कुछ समय बाद बंगाल के शिलालेखों में भी नागों के दो उल्लेख मिलते हैं। महामांडलिक ईश्वर घोष के राजगंज के एक लेख से एक घोषनाग परिवार से हमारा परिचय होता है। इसे 11वीं शताब्दी में माना गया है। 10वीं से 12वीं शताब्दी में एक सेंद्रक सिंध अथवा छिंदक परिवार की अलग अलग शाखाएं शैन मध्य भारत विशेष रूप से बस्तर के विभिन्न प्रदेशों में फैल गई थी। ये अपने को भोगवती और नागवंशी कहते थे। 10वीं शताब्दी के शिलालेखों में बेगुर के नागोत्तरों का वर्णन है। वे पश्चिम गंग के राजा एरियप्पा की ओर से वीर महेंद्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में यश प्राप्त किया। इस तरह मित्रों, मूल निवासी नागवंशियों का इतिहास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।